नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिन्हें कि हमने लिया है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 के हमारे टेस्ट सीरीज से। तो इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 की हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर ओपन कर लें, उसमें लिखें डिकोड एग्ज़ाम, हमारा ऐप आ जाएगा, उसे जो है इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये पहला पेज दिखेगा, ये जो दिख रहा है। तो यहाँ डोंट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करेंगे, आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल मांगा जाएगा, उसे भरिए। उसके बाद आप सीधे इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आ जाएंगे, सबसे नीचे देखिए यहाँ टेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करिए। टेस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही ये विंडो ओपन हो जाएगी। तो इस समय 2 टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो आपको जिस भी टेस्ट में ज्वाइन होना है उस पर अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करिए। अटेम्प्ट टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें जो है आपको सबसे पहले फ्री डेमो टेस्ट मिलेगा, उसे आप जो है या तो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर आप इससे संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर जो है कॉल या व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी मांग महात्मा गांधी की असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व समझौते की शर्त के रूप में सरकार से की गई मांग नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग डिमांड वाज नॉट ए डिमांड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज ए कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट बिफोर स्टार्टिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी? सरकार रोलेट एक्ट वापस ले, गवर्नमेंट शुड विड्रॉ द रोलेट एक्ट, सरकार जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, गवर्नमेंट शुड अप्लाइज फॉर द जालियांवाला बाग मैसेकर, ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे, द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड ट्रीट तुर्की जेनरसली, सरकार 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधारों की योजना प्रस्तुत करे, तो द गवर्नमेंट शुड ऑफर ए बेटर रिफॉर्म प्लान देन द रिफॉर्म ऑफ द 1919 एक्ट। ठीक है, तो देखिए इसी तरीके से प्रश्न आपको ऐप पे या वेबसाइट पे जो है ओपन होंगे। तो क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में बाइलिंगुअल हैं और ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी और इंग्लिश शुरुआत में ही चुनना है। आप किसी भी माध्यम से देना चाहें, आपको दोनों प्रश्न दिखेंगे, पहले हिंदी और ठीक इसी प्रकार से नीचे हिंदी। तो जैसा कि हम देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ने में हमें टाइम लग रहा, तो आगे से हिंदी में ही पढ़ेंगे, लेकिन एक आपको आइडिया हो जाए इसके लिए हमने पहले प्रश्न को देखा। ठीक है, तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें कि इसका उत्तर क्या है। ठीक है, तो सरकार रोलेट एक्ट वापस ले, सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए खेद व्यक्त करे, ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे। तो ये तीनों मांगे तो थी है गांधी जी की। ठीक है, ये मांग उनकी नहीं थी, सरकार 1919 के एक्ट के सुधारों की अपेक्षा बेहतर सुधारों की योजना प्रस्तुत करें, क्योंकि बात तो स्वशासन की गई थी, तो कितना भी बेहतर कर दें स्वशासन तक तो मामला जो है नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है डी। देख लेते हैं, तो महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग और ब्रिटिश सरकार तुर्की के साथ उदारतापूर्वक व्यवहार करे आदि मांगों को लेकर 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो क्या था असहयोग आंदोलन का कारण, उसकी पृष्ठभूमि यहाँ पर लिखी गई, कैसे जो है असहयोग आंदोलन के लिए पूरा एक देश में जो है माहौल तैयार हुआ। तो देखिए, युद्धोत्तर भारत में असंतोष, जैसा कि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक जो है चला। तो इस समय इस विश्व युद्ध के बाद कहा गया था कि भारत को स्वशासन दिया जाएगा, लेकिन स्वशासन तो दिया नहीं गया, और दिया क्या गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसने जो है भारतीयों के अंदर गहरा असंतोष भर दिया। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतोष, जो वहाँ हमने बात की थी, देखिए कितने डिटेल में सारी चीज़ें लिखी गई है। मूल्य वृद्धि हो गई, तो कोई भी देश जो युद्ध लड़ रहा हो वहाँ पर जो है अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है, महंगाई हो जाती है, सारी चीज़ जानते हैं, तो इससे जनता दुखी थी। उसके बाद रोलेट एक्ट आ गया, जिसे कि भारतीयों ने कहा कि
काला कानून है। ये काला कानून क्यों था कि जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को रोकने के नाम पर भारतीयों की नागरिक स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। तो क्या था इसमें कि अंग्रेजी सरकार जब चाहे, जिसे चाहे, जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण कहा गया। ठीक है, और इस कानून को काला कानून कहा गया। उसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड, उससे आक्रोश था जो है देश में, और इसके अलावा खिलाफत आंदोलन। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो असहयोग आंदोलन था वो केवल एक आंदोलन नहीं था, इसमें दो अलग अलग आंदोलन थे। एक तो असहयोग आंदोलन था और दूसरा खिलाफत आंदोलन था। तो इसकी पृष्ठभूमि मैं बता देता हूँ। देखिए, जो है ऑटोमन साम्राज्य, तुर्की स्थित ऑटोमन साम्राज्य जो राजा होता था, उसे पूरे दुनिया के मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। खलीफा मतलब जो है एक प्रकार से मुसलमानों का सबसे बड़ा धर्मगुरु और राजनीतिक सत्ता का जो है केंद्र। खलीफा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी खुदा का प्रतिनिधि, खलीफा। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ऑटोमन साम्राज्य था, यानी जो खलीफा का साम्राज्य था, वो इंग्लैंड के विरुद्ध लड़ रहा था, और जैसा कि हम जानते हैं कि मित्र शक्तियां जो है जीत गई। तो इंग्लैंड ने और उसके एलाई ने ये तय किया कि खलीफा की ताकत को जो है एकदम तोड़ देना है। ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था। ठीक है, अपने सर्वोच्च पर ये 70 लाख वर्ग मील जमीन को प्रशासित कर रहा था। ठीक है, तो इसको तोड़ दिया जाए। अब जब ये बात हुई तो पूरे दुनिया में जो है खलीफा अपने दूत भेजने लगा कि हमारी मदद करिए, हमारी मदद करिए, नहीं तो अंग्रेज हमें टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देंगे। वही प्लान भी था अंग्रेजों का कि जो है ऑटोमन साम्राज्य को टुकड़ों में तोड़ देना है, उन्होंने तोड़ा भी। ठीक है, तो भारत में जो है मोहम्मद अली और शौकत अली नाम के दो भाइयों ने खिलाफत की रक्षा के लिए जो है खिलाफत आंदोलन भारत में प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने इसे हिंदू और मुस्लिम एकता के एक बहुत अच्छे अवसर के रूप में देखा और खिलाफत और असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो गया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी जो है असहयोग और खिलाफत आंदोलन की इतने डिटेल में लिखी गई थी। ठीक है, अब सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना, विनियमन अधिनियम 1773, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, पीट्स इंडिया एक्ट, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर्ड अधिनियम 1813, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। तो इसमें से जो है कूट से आप कमेंट करके लिखिए, जो है मैं इस साइड हो जाता हूँ कि कौन सा इसमें से उत्तर इसका है। ठीक है, तो एक एक करके हम जो है देखते हैं। तो देखिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुई थी, ये तो जैसा कि हम जानते हैं ये पीट्स के इंडिया एक्ट 1784 से हुई थी। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1773 में। इलियाज इम्पे इसके पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई, चार्टर्ड अधिनियम 1813 से। और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई, चार्टर्ड अधिनियम 1833 से, और इसमें पहला था जो है लॉर्ड मैकाले। तो ये इसका क्रम होगा। तो ये बी है, ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। ठीक है, अब ये उसी का इंग्लिश में, चूंकि बड़ा प्रश्न था। ठीक है, अब जो है यहाँ आ गए। तो किस अधिनियम में क्या हुआ, कुछ प्रमुख चीज़ें लिखी गई हैं। तो जैसा कि लिखा है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसके प्रथम न्यायाधीश इलिजाह इम्पे, और इसी अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसके बाद जो है इसमें कई कमियां थी, उसे दूर करने के लिए बनाया गया पीट्स का इंडिया एक्ट 1784। इस
एक्ट के तहत कंपनी यानी PEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक क्रियाकलापों को अलग कर दिया गया। राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में 6 सदस्यों के नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल तथा व्यापारिक कार्यों हेतु निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। उसके बाद चार्टर्ड अधिनियम 1813, इससे जो है ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की छूट दे दी गई। और एक प्रश्न जो पूछा जाता है, शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का भी इसमें प्रावधान किया गया। और जो सबसे महत्वपूर्ण हुआ वो ये था कि इंग्लैंड में लगातार जो है मांग उठ रही थी कि इतना बड़ा जो है बाजार है भारत, उस पर जो है क्यों एकाधिकार मिला हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है सारे इंग्लैंड के निवासियों को अधिकार होना चाहिए, इतनी बड़ी संपत्ति जो है कमाई गई है भारत में तो व्यापार करने के लिए, ठीक है। तो इसी अधिनियम से चाय व्यापार और चीन व्यापार, इन दो को छोड़ करके चाय का व्यापार और चीन का व्यापार सारा एकाधिकार कंपनी का छीन लिया गया, ठीक है। और चार्टर्ड अधिनियम 1833 के द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी केंद्रीकरण की शुरुआत की गई। और गवर्नर जनरल के विधायी और कार्यकारी शक्तियों को भी अलग अलग कर दिया गया। 4 सदस्यीय गवर्नर जनरल की एक परिषद बनाई गई जिसमें एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। और कंपनी का संपूर्ण व्यापारिक एकाधिकार, इसमें 1813 में जो एक्ट था उसमें 2 विशेषाधिकार बचे हुए थे, चाय का और चीन का, लेकिन यहाँ पर चाय और चीन व्यापार को भी समाप्त कर दिया गया। तो पूर्णतः कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब अगला प्रश्न, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। यह दिन गांधी जी द्वारा पूर्व में निर्धारित किया गया था। तो इसका क्या उत्तर होगा, कमेंट में लिखिए। कांग्रेस ने इस तिथि को वर्ष 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसका उत्तर है ए, ठीक है। तो देखते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई और 26 जनवरी को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। अतः कामरेड, आप लोग तथा राष्ट्र के सभी नागरिक इसमें हाथ बटाने के लिए सादर आमंत्रित हैं, ठीक है। तो अब जैसा कि ये दिन तो तय कर लिया गया, लेकिन भारत कब आज़ाद हुई हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन जो है जब हम संविधान बना रहे थे तो हमने ये तय किया कि नहीं, संविधान को तो कब लागू करना है ये हमारे हाथ में है। तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। हालांकि उसके कुछ प्रावधान पहले ही लागू हो गए क्योंकि वो बन तो चुका था, लेकिन उसे रखा गया था कि नहीं इसी दिन की स्मृति में उसे हम लागू करेंगे। तो ये लाहौर अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव पास किए गए उसके बारे में डिटेलिंग है। तो पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। यहाँ पर पहली बार पूर्ण स्वराज को कांग्रेस ने अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। कांग्रेस कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का पूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया, जिसमें करों का भुगतान नहीं करने जैसे कार्यक्रम सम्मिलित थे। तो ये सारा जो है इससे जुड़ा हुआ। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1922 के बारदौली प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इसके माध्यम से विभिन्न स्थानों पर लोगों से नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने का निवेदन किया गया। बी, इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। सी, इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन हुआ। डी, इस प्रस्ताव के माध्यम से बारदौली सत्याग्रह आरंभ किया गया। तो इसका उत्तर दीजिए। तो इसके परिणाम स्वरूप असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया है, क्योंकि चौरी चौरा की घटना घट गई। गांधी जी ने कहा कि नहीं, आंदोलन अहिंसक रास्ते से भटक गया है और इसमें हिंसा हो गई और इसलिए असहयोग आंदोलन को मैं वापस लेता हूं। हालांकि गांधी जी के इस निर्णय से काफ़ी जो है कांग्रेस के नेता और पूरा देश जो है दुखी था, ठीक है। तो 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे प्रदर्शनकारियों ने चौरी चौरा की पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और आग लगा दी, जिससे काफ़ी जो है सिपाहियों की जानें चली गई।
तो बारदौली में बैठक हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया। तो बारदौली प्रस्ताव द्वारा क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। अब बारदौली एक सत्याग्रह भी है, ठीक है, जो कि गुजरात के बारदौली में चला जो है, ठीक है। तो सूरत जिले के बारदौली तालिका में किसानों द्वारा लगान न चुकाने का आंदोलन चलाया गया, जिसे आगे चलकर बारदौली सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इस आंदोलन का मूल कारण सरकार द्वारा 30% लगान वृद्धि था। तो इसी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहाँ की महिलाओं ने दिया, ठीक है। तो ये बारदौली सत्याग्रह, तो आप देख रहे हैं कि उससे रिलेटेड सारी बातें, एक प्रश्न जो पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड सारी बातें जो है इस टेस्ट सीरीज में बताई जाती हैं, ठीक है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1947, 2 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। तो कमेंट करें, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार में कब प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए? तो 2 सितंबर 1946 इसका उत्तर ए है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने जब अंततः ये कह दिया कि मैं अंतरिम सरकार में शामिल नहीं होंगी, तो जो है कांग्रेस ने सरकार अपना फॉर्म किया 2 सितंबर 1946 को, और ये अंतरिम सरकार कुल 12 सदस्यीय थी, ठीक है। तो उन लोगों के सारे नाम और वो जानकारी है, लेकिन बाद में जो है फिर मुस्लिम लीग इसमें आ गई, ठीक है। पूर्व में अंतरिम सरकार में शामिल होने से मना कर चुकी मुस्लिम लीग ने अंततः अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया और 26 अक्टूबर 1946 को लीग द्वारा नामित 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हुए। इन नए सदस्यों के लिए स्थान बनाने हेतु 3 कांग्रेसी मंत्रियों शरद बोस, नेताजी बोस के बड़े भैया सैयद अली जहीर व सर शफात अहमद खान ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो अंतरिम सरकार के सभी अब 14 हो गए, तो सभी 14 के नाम और उनके विभाग निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था? 1887 का मद्रास अधिवेशन, 1911 का कलकत्ता अधिवेशन, 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1925 का कानपुर का अधिवेशन। इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गायन किया गया था, ठीक है। अब इसी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, तो 1911 में जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता भीष्म नारायण धर बीएन धर कर रहे थे, उसमें पहली बार जो है जन गण मन गाया गया था, ठीक है। तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे रहमतुल्लाह अंसारी, तो वंदे मातरम पहली बार गाया गया, और जन गण मन जो है पहली बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। और श्यामलाल गुप्त पार्षद, ये इसलिए लिखा गया है इनका नाम, पहले दोनों में नाम नहीं लिखा गया है, ये इसलिए लिखा गया है कि श्याम लाल गुप्त पार्षद का नाम जो है सारे लोग नहीं जानते, इन्होंने ही लिखा था विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। तो श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा रचित विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गीत 1925 में आयोजित कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रही थी सरोजनी नायडू, ठीक है, में पहली बार गाया गया। और 1938 में आयोजित कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे नेताजी बोस, में इस गीत को भारत के झंडा गीत के रूप में स्वीकार किया गया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1916 का लखनऊ पैक्ट किसके मध्य समझौते के लिए जाना जाता है? युद्ध के पश्चात भारत में स्वशासन की मांग पर मुस्लिम लीग और अंग्रेजों के मध्य, पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, भारतीय राजनीति द्वारा नरमपंथियों को संतुष्ट करने के लिए गर्मपंथियों और क्रांतिकारियों के मध्य, और डी ऑल इंडिया होम रूल लीग का गठन करने के विषय पर तिलक और एनी बेसेंट के बीच। तो इसका क्या उत्तर है, कमेंट करिए। तो इसका उत्तर है बी, पृथक निर्वाचन मंडल के विषय पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, ठीक है। तो 1916 में लखनऊ में
जो है एक सम्मेलन हुआ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, जो है यहाँ पर एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना के नाम से जाना जाता है। समझौते में क्या था, तो इस समझौते के तहत प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत के लिए स्वशासन की मांग सहित सरकार के सामने सामान्य राजनीतिक मांगे प्रस्तुत की गई। ठीक है, लेकिन एक सबसे घातक कदम कांग्रेस ने जो है इस सम्मेलन में उठाया और वो ये था कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, जिसका कि विरोध कर रही थी कांग्रेस, उसको कांग्रेस ने अपनी मान्यता दे दी और कहीं ना कहीं जो है 1909 में जो पृथक निर्वाचन मुसलमानों को दिया गया था वो जो है भारत के बंटवारे का एक महत्वपूर्ण कारण बना। वही बात लिखी गई है। अगला, बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। तो इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है ए, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है, तो ये था, इसका उत्तर ए है। तो तेभागा आंदोलन वर्ष 1945-50 के बीच बंगाल में चलाया गया था। इस आंदोलन की शुरुआत त्रिपुरा के हसनाबाद में हुई थी। इसमें बटाईदार किसानों को फसल का 2/3 भाग अपने तथा जमींदारों को 1/3 भाग देने की घोषणा की थी। ठीक है, तो उससे जुड़े हुए अन्य तथ्य अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? एओ ह्यूम, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी। तो इसका उत्तर बताएं। तो इसका उत्तर है सी, लोकमान्य तिलक। ठीक है, तो ये सर वैलेंटाइन सिरोल ने लोकमान्य तिलक जी को कहा था कि तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। हालांकि अंग्रेज अगर ऐसा मानते थे तो भारतीयों में काफ़ी जो है लोकप्रिय थे लोकमान्य तिलक जी। ठीक है, और इसीलिए उन्हें जो है भारतीयों ने बड़े गर्व से लोकनायक कहा। लोकनायक का मतलब लोक में सम्मानित, लोगों में सम्मानित और लोगों द्वारा स्वीकृत। ठीक है, गांधी जी ने लोकमान्य तिलक जी को आधुनिक भारत का निर्माता और नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था। भारतीयों को अंग्रेजी राज के शोषण और क्रूरता के प्रति जागरूक करने तथा उनमें राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देने हेतु लोकमान्य तिलक ने अंग्रेजी भाषा में मराठा और मराठी भाषा में केसरी नामक 2 अखबार जो है इन्होंने शुरू किया। केसरी का लिटरली मीनिंग शेर से है। ठीक है, और 1893 में गणेश उत्सव, तो गणेश उत्सव आप देखते हैं बम्बई में भी कितना तेजी से होता है जो है। ठीक है, तो ये लोकमान्य तिलक जी ने ही शुरू किया था। ठीक है, और 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की थी और प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं ने असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, CR दास। केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। इसका उत्तर बताइए। किन नेताओं ने विधायी परिषदों में प्रवेश का समर्थन किया? ठीक है, तो इसका उत्तर है बी, मोतीलाल नेहरू और CR दास। ठीक है, इन्होंने फिर स्वराज पार्टी भी बनाई। ठीक है, तो देखिए असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस की भविष्य की कार्ययोजना क्या हो के प्रश्न पर कांग्रेसी 2 भागों में विभाजित हो गए। गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। ठीक है, अब आगे क्या करना है? आगे क्या करना है? मत विभाजित हो गया। कुछ गुट थे जिनका कहना है कि बस अब एक काम करना है, जो है जो मूल काम गांधी जी ने बताया है जो है खादी, ठीक है, को बढ़ावा देना, नशा मुक्ति, अस्पृश्यता निवारण, स्वदेशी का प्रचार जैसे रचनात्मक कार्य करना है और अंग्रेजी सरकार द्वारा जो है
कराए जा रहे विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करना है। ठीक है, तो इन लोगों को क्या कहा गया, जो ये बात कहते थे, इन्हें कहा गया यथा स्थितिवादी या परिवर्तन विरोधी, यानी इंग्लिश में नॉन चेंजर। और दूसरा एक गुट था, दूसरे गुट ने कहा नहीं, विधान परिषदों में घुसो, उसका प्रयोग जो है अंग्रेजों को परेशान करने के लिए करो, भारतीयों के हितों में करो। इस गुट को कहा गया प्रो चेंजर। ठीक है, परिवर्तनवादी। तो इनका वही जो मैंने बताया वो तर्क था। तो इनके प्रमुख नेता थे देशबंधु चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू आदि, जिन्होंने 1923 में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया। और जो है यथा स्थितिवादी मुख्य नेता थे सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी आदि। अब आगे आते हैं। तो निम्नलिखित मराठा पेशवाओं को उनके शासनकाल के क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बाजीराव, बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ और माधव राव। तो इसका उत्तर दीजिए इस कूट से जो है। तो इसका उत्तर है सी, 3, 1, 2, 4। तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, जिन्हें द्वितीय संस्थापक माना जाता है शिवाजी महाराज के बाद मराठा साम्राज्य का। मराठा साम्राज्य को कहा जाता है कि इन्होंने शिवाजी महाराज के बाद जो है खड़ा किया। उसके बाद जो है पहला तो यानी बाजीराव, बाजीराव जिन्होंने मराठा साम्राज्य को अपने 20 वर्ष के शासनकाल के दौरान काफ़ी बड़े क्षेत्रों पर विस्तारित कर दिया। तो इन्हें कहा जाता है कि इन्होंने मराठा साम्राज्य को चलना सिखाया। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया, बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को चलना सिखाया। ध्यान रखिएगा ये शिवाजी महाराज के बाद की बात मैं कर रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद दूसरा बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ के पुत्र बाजीराव, बाजीराव के पुत्र बालाजी बाजीराव। ठीक है, तो ये पूरी कहानी एक बार फिर से बता देता हूँ। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा साम्राज्य को खड़ा किया, बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को चलना सिखाया और बालाजी बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को दौड़ा दिया। और इसी दौड़ाने में पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया, जिसमें मराठों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। ठीक है, और उसके बाद चौथे नंबर पर माधवराव। ठीक है, माधवराव जिन्हें कहा गया थोराले माधव यानी महान माधव। तो 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की हार होने के बाद बहुत गैप हो गया उनकी शक्ति में, लेकिन जब फिर से जो है महान माधव ने सत्ता संभाली, देखिए ये पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, 1761 में बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात माधवराव, थोराले माधव, महान माधव, ठीक है, गद्दी पर बैठे। तो कहा जाता है कि पानीपत में तो मराठों का सब कुछ चला गया, लेकिन अपने गद्दी पर बैठते ही थोराले माधव ने बहुत ही कम दिनों में फिर से मराठा साम्राज्य को उसका उचित स्थान दिला दिया था। लेकिन इनकी मृत्यु पानीपत से भी बड़ा आघात कुछ लोग बताते हैं कि हुआ था। ठीक है, किंतु यह मराठों का दुर्भाग्य ही था कि 1772 में बेहद कम उम्र में इनकी मृत्यु हो गई, यानी थोराले माधव की। और पानीपत के बाद मराठों के लिए दूसरा प्रलयंकारी झटका था जिसे मराठा साम्राज्य झेल नहीं पाया। पानीपत को तो ये लोग झेल गए, थोराले माधव के नेतृत्व में। महान माधव बहुत कम उम्र में चले गए, 27 वर्ष की उम्र में चले गए, 17 वर्ष की उम्र में पेशवा बने थे। ठीक है, तो इसमें और भी डिटेल लिखी हुई है। फिर कौन जो है मराठा पेशवा कब गद्दी पर बैठा, किस प्रकार से था, ये सब लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सरकार रैयत को पट्टे देती थी, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक सही है, या 1 और 2 दोनों सही है, या 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, या ऐसा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं सही है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त में से 1, 2, 3 ये तीनों सही हैं। ठीक है, इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, तो अस्थाई बंदोबस्त, चीरो अस्थाई बंदोबस्तों कलकत्ता में, उसके बाद रैयतवाड़ी लेकर के आ गए। तो चीरो अस्थाई बंदोबस्तों में क्या होता था,
सरकार होती थी, उसके बाद जमींदार होता था, उसके बाद किसान होता था। रैयतवाड़ी में क्या हो गया, सरकार थी और किसान थे। तो कहा जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ही यानी BEIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद जो है क्राउन का जो शासन भारत में रहा, यही सीधे सीधे जमींदार हो गए। ठीक है, तो रैयतवाड़ी के विषय में पूरा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगला प्रश्न, कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह का ये प्रश्न है कि इसमें जो है आपका ये डिसीजन लेगा ही लेगा, आपको छोड़ेगा नहीं। ठीक है, देखिए भारत का विभाजन हिंदू एवं मुसलमान समुदायों के मध्य इस असहमति का परिणाम था कि सत्ता हस्तांतरण किस प्रकार तथा किसको किया जाएगा। हालांकि यह सत्य है, लेकिन पूर्णतया सत्य नहीं है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित था तथा 2 राष्ट्र सिद्धांत में प्रबल विश्वास रखता था। तो एक कथन और उसका कारण आर बताया गया। तो क्या कहा जा रहा है कूट में, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ऐसा नहीं है, ए तथा आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। अब इसमें देख लीजिए कि आप पहले को उस तरीके से नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये भी पूर्णतया सत्य नहीं है, लेकिन ये इस हिसाब से आपको मानना पड़ेगा कि कथन ए सही है, आर तो एकदम गलत है ही। ठीक है, भारत के स्वाधीनता आंदोलन का राजनीतिक नेतृत्व सांप्रदायिक आधार पर विभाजित था तथा 2 राष्ट्र सिद्धांत में प्रबल विश्वास रखता था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसका उत्तर है सी। ठीक है, इसमें पूरी बात लिखी गई है इसके विषय में कि मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मांग कैसे कैसे चली। आप देख लीजिए कि 1930 में आयोजित मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल ने मुस्लिमों के लिए एक पृथक राष्ट्र का विचार दिया। तो ये माना जाता है कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र की ये पहली अभिव्यक्ति थी। किसके द्वारा हुई, तो ये हुई जो है मोहम्मद इकबाल के द्वारा, ये पहली अभिव्यक्ति थी। उसके बाद देखिए सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में अपने लिखे पर्चे जिसका कि शीर्षक था, जिसकी की हेडिंग थी नाउ और नेवर यानी अभी नहीं तो कभी नहीं में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। तो पहली बार यहां पाकिस्तान शब्द आया। कैसे बना था, तो पाकिस्तान शब्द का निर्माण उसने पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत यानी NWFP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर सिंध के प्रथम अक्षर और बलूचिस्तान के अंतिम अक्षर से किया था, पाकिस्तान बनाया था। ठीक है, फिर कैसे कैसे जो है मामला है ये पूरा जो है लिखा गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त होता है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये प्रश्न आपको कैसा लगा और इस प्रश्नों के आधार पर हमारी टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगी। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।